अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट की खिदमत हूँ। प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ नाज़रीन, आज तबीयत की नासाजी की वजह से थोड़ा सा गले में खराश महसूस होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो दलाइल हैं उनके वजन कम ना हो और उनके ऊपर उसी तरह से हम बोल सके और बात कर सके। आज किसी दूसरे मौजूद में बात नहीं हो सकती, क्योंकि हर तरफ जो है वो बाज़गश्त 27वीं तरमीम की क्या है। दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जा रहे हैं। एक का ख्याल ये है कि जनाब ये फायदेमंद होगी और इससे जो आने वाले वक्त के अंदर बेहतरी नजर आएगी, जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जनाब आपने आईनी ढांचे को बिगाड़ दिया है। क्या मामला है, अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करवाता चलूं। आज मुझे ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में चौधरी फैसल नवाज साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, पहले भी आप इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। साथ ही साथ में ज्वाइन करेंगे नुमान कैसर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और साथ ही साथ शमी मलिक साहब, अगेन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है और एक मशहूर शख्सियत है हमारी जो वकला की सियासत है उसके अंदर एक जाना माना नाम है। मुख्तसर बात करूंगा गले की खराबी की वजह से। मैं मलिक साहब बीइंग द मोस्ट सीनियर आपसे बात का आगाज करना चाहूंगा। एक स्कूल जो कह रहा है कि जनाब चांस देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, आप जो है वो नई तरमीम आई है, नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम होती आने के लिए है। अगर नया कोई बेंच पहले था, अब वो एक अलग कोर्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो उसके अंदर क्या कबाखत है, उन्हें वक्त मिलना चाहिए। पहला आपका जो निजाम था उसके अंदर भी कोई पाकिस्तान टॉप पे नहीं था, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपका सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो आइन है, जो कवानीन है, उनके अंदर तब्दीलियां आती हैं, उनके अंदर अमेंडमेंट्स भी हुआ करती हैं। लेकिन आप दोनों अगर एंगल से देखें, हम अपने मामलात को भी देखें तो इन्नमल अमालु बिन्नियात की बुनियाद पर, और अगर हम क्रिमिनल लॉ को देखें तो हम कहते हैं मेंजरिया देखना पड़ेगा, मेलाफाइडी या बोनाफाइडी की बुनियाद पर सारा लॉ जो है एस्टेब्लिश होता है। अब मेरी गुजारिश ये है कि आप ये देखें किन हालात में ये अमेंडमेंट आई है, कि आप इसकी पीछे हिस्ट्री देखें। जिस तरह से पहले आपने एक सरकार बनाई जिसका इलेक्शन भी डिस्प्यूटेड था, आज भी उसको पूरी आवाम जो है आज भी उसको डिस्प्यूटेड इलेक्शन समझती है, उनको बना के उसके बाद आपने उससे पहले भी रादर बल्कि इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को आपने बिल्कुल किसी खाते नहीं लाए, इलेक्शन कमीशन के जरिए आपने बुली किया सुप्रीम कोर्ट को भी और उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की, उसकी क्रेडिबिलिटी। और एक मुसलसल एक हम देख रहे हैं कि पूरा एक अमल नजर आता है जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट को और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने अंडरमाइन की कोशिश करने की कोशिश की और उसमें मुसलसल आप ये करते रहे। उसके बाद अब आपने ये दो अमेंडमेंट्स, पहले आप 26वीं तरमीम लाए और अब आपने 27वीं तरमीम ले आए। तो जिस तरह भट्ट साहब आपने कहा कि ये तरमीम आने के लिए होती है, बिल्कुल आने के लिए होती है, लेकिन आपको पता है दुनिया सारी में जब तरमीम, अगर हम इस वक्त यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें तो शायद आप कहेंगे कि ये कहां से आप मिसाल दे रहे हैं। हमारी अपनी 18वीं तरमीम जो है, 18th अमेंडमेंट आपने देखी कि 9-10 महीने लगे, उसमें मुख्तलिफ डिस्कशंस हुई हर लेवल पे, हमारे बार एसोसिएशन के साथ भी शेयर की गई, पार्लियामेंट में भी हुई, बहसें हुई, उसमें स्टैंडिंग कमेटीज को भी वो गई अपना जो थी अमेंडमेंट्स। और अगर आप इस वक्त देखें जो सबसे मॉडर्न दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो साउथ अफ्रीका का है, उसमें उन्होंने जो भी उन्होंने आइन बनाना था उसकी उन्होंने कॉपीज करा के लोकल जो जुबान थी उसके अंदर पूरे मुल्क में उसको जो है वो उन्होंने तकसीम किया और लोगों से राय ली और उसके बाद उसको उसकी तरमीम आइन बनाई, आज जिस तरह हमारा तरमीम का प्रोसेस है। तो जब आप ये पूछते हैं कि बताइए इस तरमीम पे आपका क्या, तो सबसे पहले तो आपको ये एक बैकग्राउंड देखिए और उसके बाद जिस तरीका कार के तहत ये अमेंडमेंट आई उसको देख लीजिए, कितनी बहसें हुई आखिरी वक्त तक। पिछली तरमीम में भी और इसमें भी आखिरी तरमीम लॉ मिनिस्टर भी कहते थे मेरे पास है ही नहीं, सेनेट में पेश होने से चंद घंटे पहले तक वो कहते थे हमारे पास तो तरमीम है ही नहीं। तो जब आप एक अमेंडमेंट कर रहे हैं जिसकी आपको किसी को पता ही नहीं कि वो आप अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं, तो अब ये इस बैकग्राउंड के साथ और उस तरीकेकार के साथ जिस तरह ये अमेंडमेंट हुई है, यकीनन ये एक डाउटफुल सिचुएशन है। और उसके बाद जब आप आगे डिटेल्स देंगे तो मैं ये समझता हूं कि ये जिन हालात में जिस तरीकाकार से ये बनाया गया है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई आईनी अमेंडमेंट एक बोनाफाइड एक्ट है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में या पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए बनी है। तो बाकी इसको आप डिटेल्स से जी मैं थोड़ा सा गुफ्तगू आगे लेके चलता हूँ। आपने भी बात सुनी है, अब इज इट मैंडेटरी कि आपकी जो डिस्कशन है वो हो या 2/3 मेजोरिटी जो आइन के अंदर लिखी है वही होनी चाहिए, या आप समझते हैं इसके अंदर मेलाफाइडी जो प्रिंसिपल मलिक साहब हाईलाइट कर रहे हैं जो क्रिमिनल केसेस के अंदर हम देखते हैं वो इसके अंदर भी लागू होता है, किस तरह से देखते हैं? जी भट्ट साहब, पहले तो मैं मलिक साहब से तो डिसएग्री करने का सोच भी नहीं सकता।
हमारे लीडर हैं और माशाल्लाह उनकी कानून पे, आइन पे जो गिरफ्त है वो हम सब उसको मानते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं जो बुनियादी बात करना चाहूंगा, आपने जो ये कहा कि क्या ये मैंडेटरी है कि पब्लिक कंसल्टेशन की जाए, तो अगर मैं आइन की बात करूं तो आइन में तो कहीं इसका जिक्र नहीं है। ठीक, आइन में तो सिर्फ रिक्वायरमेंट है 2/3 की, या स्टैंडिंग कमेटीज का आपको रिलेटेड जो रूल्स वगैरह है उधर आपको नजर आ जाता है, असेंबली की जो है। लेकिन जो एक लेजिस्लेटिव एक तरीकाकार होता है लेजिस्लेचर का टू मेक अ लॉ, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में देखते हैं जो एक जनरल सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, उसमें कंसल्टेशन की जाती है तमाम स्टेक होल्डर से, खास तौर पे आइन या ऐसे कवानीन जिनका दूर असरात है। ठीक, जैसे साउथ अफ्रीका का मलिक साहब ने जिक्र किया, अगर आप देखिए किसी और भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर कोई आइन में तब्दीली आएगी या कानून में तब्दीली आएगी, बरतानिया की मिसाल आपके सामने है, उधर पूरी इंक्वायरी कमेटियां बनती हैं, डिटेल से डिस्कशंस होती है, लंबे प्रोसेस चलते हैं, तमाम स्टेक होल्डर से हासिल गुफ्तगू की जाती है। उसके बाद जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी राय का एहतराम करते हुए एक जो अमेंडमेंट है या जो तब्दीली है आइन या कानून के अंदर वो लाई जाती है। 18वीं अमेंडमेंट का जिक्र किया गया, 9-10 महीने का प्रोसेस, मलिक साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, 9-10 महीने का एक पूरा प्रोसेस था। अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातें उसका हिस्सा थी और ऐसी तब्दीलियां लाई गई जिससे नजर आता था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। ठीक, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का उसमें जो मेन जो चीज थी 18वीं अमेंडमेंट के अंदर, वो आपकी सूबाई खुद मुख्तारी थी। और अभी जो चीजें हो रही हैं, बदनीति वाली, मेलाफाइडी वाली जो बात की गई है, बिल्कुल बजा, मैं इससे 200% मुत्तफिक हूं कि इसमें अवाम का इंटरेस्ट 26वीं अमेंडमेंट में देखा जाए, 27वीं अमेंडमेंट में देखा जाए, सारा का सारा जो तवज्जो मरकूज है वो आपकी जो अदलिया है उसको मजीद से मजीद कमजोर करने की तरफ। ठीक, बिल्कुल आपने सही बात की कि अदलिया जरूरी नहीं कि पहले भी बड़ी मजबूत थी या इससे लोगों को बड़ा रिलीफ मिला करता था, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन अब जो हालात हो चुके हैं कि जिस तरीके से 27वीं अमेंडमेंट में मैं डायरेक्ट जंप करता हूं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएगी आपकी डायरेक्ट, उनकी चीफ जस्टिस को किस तरह सदर पाकिस्तान ने एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इससे ज्यादा अदलिया की आजादी के ऊपर दचका क्या हो सकता है, क्या रिजर्व क्या हो सकती है कि जुडिशरी की कंसल्टेशन के बगैर आपने जो हाईएस्ट कोर्ट बनाई है, अभी उस हाईएस्ट कोर्ट का बनना भी डाउटफुल है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपने बना भी दी है तो उसका जो हेड है उसके अंदर जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट रखिए, एक जुडिशियल कमीशन की तरह का कम से कम कोई इदारा ही रख लेते, बेशक उसके अंदर भी मेजॉरिटी आप ही की है एग्जीक्यूटिव की। इसी तरह जो आपने उनके 6 जजेस उसके अलावा मुंतखब किए, वो पिक एंड चूज है, सबके ऑलमोस्ट इल्म में था कि किन किन को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है, आप जो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर रखा है जजेस का, हम जो सर्विस लॉ की लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो चले, सर्विस लॉ स्ट्रिक्ट टू सेंसस अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस किसी इंप्लॉय के बदले तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की नजीरें भरी की भरी पड़ी हैं, वो अलग बात है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी अप्लाई नहीं होती। ये पॉइंट आया, मैं इसी पॉइंट को जो है वो फैसल की तरफ लेके जाऊंगा। फैसल, बात यह है कि अगर 18वीं तरमीम के ऊपर डिस्कशन हुई, सारे मामला बड़े अच्छे थे, समरात नजर क्यों नहीं आए? हम खुद ही इतराज करते रहे कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये जैसे बैठते हैं, जैसे काम करते हैं, जैसे रिलीफ देते हैं, या ओवरऑल एक आम शख्स की, हम लॉयर्स की कम्युनिटी की बात अगर अलग भी करें तो हम देखते हैं कि आम एक शहरी भी वो खुश नहीं है आपके निजाम से, जो पहले भी था। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? 18वीं तरमीम के ऊपर इन दोनों मेरे मेहमानों का कहना है कि बड़ी डिस्कशन हुई, समरात कहाँ है? देखिए, 18वीं तरमीम का बिल्कुल एक डिफरेंट फोटे था, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को उन्होंने बढ़ाना था, उसमें 58(2)B वाला इख्तियार प्रेसिडेंट से वापस लिया गया, वो बिल्कुल पैराफर्नेलिया डिफरेंट था। ये वाली तरमीम का बिल्कुल सूरत हाल फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि इसका आपस में कंपैरिजन करना नहीं बनता, नंबर 1। नंबर 2, जो मलिक साहब ने बात की, इशू सारे का सारा यहां पर तरमीम से ज्यादा शायद नीयत का है कि ये मेलाफाइडे है या ये बोनाफाइडे है। सो अगर ये बोनाफाइडे होती तो शायद इतना ज्यादा शोर ना मचता। नई अदालतें बनना कोई नई बात नहीं है इस मुल्क में। एंटी टेररिस्ट एक्ट आया तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनी, नैब लॉ आया, नैब कोर्ट्स बनी, एंड इट गोज ऑन। तो क्या जिस वक्त नैब कोर्ट्स बनी तो सेशन जज का इख्तियार कम नहीं हुआ? क्या एंटी टेररिस्ट एक्ट आया तो क्या उसी सेशन जज को वो इख्तियार नहीं दिया जा सकता था? लेकिन फैसल, इस साल से एनालॉजी ड्रॉ करना, कॉन्स्टिट्यूशनल इज द एपेक्स कोर्ट। अच्छा, इस पे भी आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द एपेक्स कोर्ट।
जी देखिए, आपको रेमेडी लेस तो नहीं छोड़ा गया। प्रॉब्लम तो वहां आती कि या तो जुडिशरी की जगह पर एग्जेक्टिव को बिठा के और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना दी जाती और वहां पर जजेस ना होते। ठीक आप कहते जी बहुत बड़ा जो है ना वो हाथ हो गया। ठीक दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किसी आमिर ने की होती तो आप कहते जी ज्यादती हो गई। लेकिन तरमीम तो आमराना है ना। नहीं, ये देखिए, ये तो नहीं। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ये ख्याल है, मगर मेरा ख्याल है हमें अवाम को मुख्तलिफ नजरियात देने चाहिए सोचने के भी, और अहले इक़्तिदार को भी देने चाहिए। सो अगर तो आमिर ने अमेंडमेंट की होती कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप कहते जी आमिराना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो उसी असेंबली ने की और 2/3 मेजॉरिटी से की है। अच्छा, जहां तक इलेक्शन के रिग होने की बात है तो पाकिस्तान में तो आज तक कोई एक भी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। ये हिस्ट्री से साबित है। जिस इलेक्शन की ये बात करते हैं कि जिसमें इमरान खान साहब आए थे, तो वो भी बाद में साबित हुआ कि वो फेयर इलेक्शन नहीं था। ये इलेक्शन है, इसके बारे में भी यही इल्जामात है। सो हमारे मुल्क में तो हम अंडर जिसे कहते हैं एलिगेशन ही रहे हैं एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न्ड। वन मोर थिंग, हमने तो इस मुल्क में यह भी देखा कि पहला आइन आया जो पार्लियामेंट्री निजाम पे था, दूसरा आइन आया जो ऑल टुगेदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे था, तीसरा आइन आया। सो देयर इज एवरी चांस कि आगे जाकर ये सारी तरमीम एक और तरमीम करके खत्म कर दी जाए। ठीक ठीक। अच्छा, एक बेहतर तरमीम हो जरूर सकती थी। मुझे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बनने पे एतराज नहीं है, ठीक, मगर मेरा ख्याल है कि अगर ये तरमीम थोड़ी बेहतर अंदाज में की जाती तो ज्यादा शायद मौसर होती। बड़े दुख का इजहार किया मंसूर अली शाह साहब ने भी अपने इस्तीफे में। बड़ा हमें दुख है कि वो इस्तीफा देके, मेरा ख्याल है उन्हें अभी रहना चाहिए था और बिल्कुल एंड तक देखना चाहिए था कि सिचुएशन किस तरफ जाती। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सिर्फ मराहत बचाई और बाकी उन्होंने निगोशिएट ही नहीं किया ठीक तरह इस तरमीम को। वेरी राइट। अगर ये तरमीम इनएविटेबल थी किसी भी वजह से तो इस तरमीम को बेहतर निगोशिएट किया जा सकता था। ठीक। तो मेरा ख्याल है ये एंगल्स भी आपको देखेंगे। एक आखिरी बात कि देखिए, रेमेडी लेस नहीं आपको छोड़ा गया। जब हमने नैब के केसेस किए, सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि चॉइस ऑफ फोरम जो है ना वो लिटिगेशन करने वाले बंदे का हक नहीं है। उसका राइट सिर्फ ये कि उसको फोरम प्रोवाइड किया जाए जुडिशियल। हम फोरम लेस नहीं हो गए। और एक आखिरी बात कि देखिए, अब एक लिहाज से तो बड़ी अच्छी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए कोर्ट्स अलहदा हो जाएं और जो सिविल क्रिमिनल फैमिली मैटर्स है सुप्रीम कोर्ट उस पर फोकस करे। अभी माजी करीब में देखा कि एक बंदा 302 के केस में भट्ट साहब बरी हो गया, मगर वो अपने केस की सुनवाई से पहले ही फौत हो गया जेल के अंदर। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन इज इट प्रैक्टिकेबल? आप ये भी लोग इतराज कर रहे हैं, हम टैक्स के मैटर को उठा के इवन भाई से भी का पर्चा नहीं कट रहा होता, हम उसे आईनी पिटिशन के अंदर ले जाते हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो सारे बर्डन को कर सकेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर वो भी एक आईनी मामला है। आप 199 के रिट में जा रहे हैं, टैक्स का मैटर है, आपके पास जो है वो बैंक के अंदर रेंट के मैटर के अंदर मौजूद नहीं है रेमेडी, तो आप तो आईनी पिटिशन के अंदर जाते हैं वहां पे। तो हम वैसे भी हाई कोर्ट के अंदर भी आईनी पिटिशन में आते थे ना भट्ट साहब। लोगों के लिए शायद कोई बहुत बड़ा मसला हो गया होगा, बट इन बिटवीन ऑल ऑफ अस बीइंग लॉयर्स, आप मुझे बताएं, जब हमारे पास स्टैट्यूटरी रेमेडी खत्म हो जाती है और जब हम आर्टिकल 199 को इन्वोक करते थे तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेल करते थे। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं, हम तो कोर्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल, रेमेडी इज देयर। ये मलिक साहब की तरफ वापस जाना पड़ेगा। मलिक साहब, कोर्ट तो वही है, उधर से उठा के आपने उन्हें शास को दूसरी जगह बिठा दिया है, बिल्डिंग अलग दे दी है, पहले बेंच था या वही कोर्ट सुन रहा था। तो इतराज क्या है, क्या असल के अंदर कंक्रीट पॉइंट है क्या? देखिए, आइन को जो अमेंड करने की ताकत है यहाँ पे, उसमें कुछ कदगने हैं। जैसे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप इसमें डेमोक्रेसी को चेंज नहीं कर सकते। इसमें ये नहीं आप कह सकते आज के बाद डिक्टेटरशिप होगी। आप ये नहीं कह सकते कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स आज के बाद कोई नहीं होंगे, ये आपके यहाँ में अमेंडमेंट करने का इख्तियार है। अब ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की है, इसके अंदर देखिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बुनियाद पर बेस करता है, उसके अंदर जुडिशरी जो थी ये एक पिलर है ऑफ द स्टेट और ये एक इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट है। अब आपने सुप्रीम कोर्ट को, जो कि वाहिद आईनी अदालत है
जिसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता था एज सुप्रीम कोर्ट, ठीक, वो सब कोर्ट से ऊपर एपेक्स कोर्ट थी, और उसके पास ही बीइंग द एपेक्स कोर्ट उसके पास इनहेरेंट पावर थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट हो तो उसको देखने की, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ मैटर देखने की। अब ये तमाम चीजें आपने खत्म करके अब आपने किया क्या है? जी, आपने कहा जी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, जी, उसका आपने ये कह दिया कि उसके अंदर जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस होगी वो करेंगे प्रेसिडेंट साहब इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, बोथ आर एग्जीक्यूटिव, ठीक, ये दोनों मिलके उसके चीफ जस्टिस को करेंगे, और फिर ये तीनों लोग मिलके बाकी तमाम जजेस को कर देंगे वहां पे कि ये जजेस होंगे उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ट्राइकोटमी ऑफ पावर की हम बात करते हैं, असल में अगर आम आदमी की भी आप बात करें तो आम आदमी ने उसको अगर फर्ज कीजिए वो एक 10,000 रुपया उसका बिजली का उसने इस्तेमाल किया और 10 लाख का बिल आ गया, अब उसने एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाना है किसी कोर्ट में, और वहां पे एग्जेक्टिव के खिलाफ जाना है, और एग्जेक्टिव के चोजन वंस वहां बैठे हुए हैं जो कि वहां पे जिस तरह के आपने देखा 26वीं तरमीम में भी इन्होंने जो किया, जो तरीकाकार अब कर दी है, उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो भी जो नॉन जुडिशियल एंटिटीज हैं वो इन मेजॉरिटी हैं, और जो जजेस हैं वो इन माइनॉरिटी हैं। ठीक। तो आपने उन लोगों को वहां पे बिठाना है जो कि आप समझते हैं कि आपके प्रीवी टू द एग्जेक्टिव हैं, आप वहां पे बिठा देते हैं। यहां पे भी आपने क्या किया कि अब एग्जेक्टिव जो है हेड वो इन कंसल्टेशन वो दे रहा है टू द प्रेसिडेंट, और वो अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक। और तमाम लोग एग्जेक्टिव ने जाहिर है वही बिठाने हैं जो उनके साथ फ्रेंडली हो। लेकिन मतलब एक सवाल ले लीजिएगा, कितना इन्फ्लुएंशियल है? आप अगर देखिए कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का इदारा है, उसकी आप अगर हैयत देखें, अगर उसकी कॉम्पोजिशन देखें, तो उसके अंदर इस तरह तो नहीं उन्होंने कहना कि जनाब आपने एक आम शख्स का जो बिल है उसका आपने केस नहीं करना। वो तो अपॉइंटमेंट के बाद आगे मामला चलते हैं, वो तो दोनों साइडों पे आते हैं। या आप समझते हैं कि नहीं, इसके अंदर जो मेजर डिसीजंस है वो इंक्लाइंड हो सकते हैं टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव? बड़ा जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखें, यही मैं आप अर्ज करने लगा था। एक तो आपने सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मामला ऐसा कर दिया कि उसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो उसकी मेजॉरिटी होगी और वो करेंगे। ठीक। अब उसके बाद आपने ये आप वाली बात थी, कुछ लोग ये पास्ट एक्सपीरियंस ये हुआ कि किसी जज को लगाया और उसके बाद वो तो अवाम के लिए फैसले करना शुरू हो गया, वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ करना शुरू हो गया, वो इदारों के खिलाफ करना शुरू हो गया, वो तो आम आदमी को रिलीफ देना शुरू हो गया। तो बड़ा मसला हो गया। हमें कुछ 6 जजेस ने मिलकर एक लेटर लिख दिया, कुछ लोग इकट्ठे हो। तो अब हमने उसका एक रास्ता ये निकाला कि हमने कहा ये जजेस जो है ये ट्रांसफर होंगे जिस तरह SHO ट्रांसफर होता है, ताकि और अगर कोई जज जो है हाईकोर्ट का वो उनकी मंशा के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक ऑर्डर्स नहीं कर रहा और आम आदमी को रिलीफ देने की सोच रहा है, तो उसको हम किसी भी हाईकोर्ट में भेज देंगे जी। अगर वो नहीं जाएगा तो फिर उसके खिलाफ 209 का रेफरेंस जाएगा, और वो उस वक्त तक काम नहीं कर सकेगा जब तक 209 का रेफरेंस डिसाइड नहीं होगा। ठीक। अब आप ये देखिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेजेंगे और वो वहां जाने से इनकार कर दे तो उसको डीम्ड टू बी रिटायर, उसको आप समझा जाएगा कि रिटायर हो गया। ठीक। अब आप ये देखिए, जो आपका सवाल था कि आपने, उन्होंने, गवर्नमेंट ने और ये एस्टेब्लिशमेंट ने और ये एग्जीक्यूटिव ने मिलके ये सारा ऐसा मामला कर दिया है कि अगर किसी को जज हम लगाएं और कहीं उसका 2-4 साल बाद जमीर जाग जाए और वो कोई रिलीफ देना शुरू हो जाए या वो कोई जस्टिस कैनी को फॉलो करना शुरू हो जाए, तो भाई उसके लिए कोई रास्ता तो निकाले। उन्होंने कहा जी इसको हम उसको इंसल्ट करेंगे बाय ट्रांसफरिंग हिम विदाउट एनी रीजन। और इससे एक और खौफनाक जो दे दिया इन्होंने इख्तियार फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को, कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है किसी भी मैटर को, किसी हाई कोर्ट में पेंडिंग या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मैटर को अपने पास बुला सकती है। मेरा केस चल रहा है, मैं एक आम शहरी हूं, मेरा किसी इदारे के खिलाफ केस है, वहां पे लग रहा है कि जज साहब का टिल्ट जो है ये तो आम आदमी की तरफ हो गया, वो केस उठाएंगे, वो अपने पास ले जाएंगे। और जो आखिरी बात मैं आपको इस सिलसिले में कहना चाहूंगा, इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सिर्फ इश्यू पे, भी बाकी बात बाद में होगी, उसमें आप ये देखिए कि आपने ये कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कोई जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की हर जजमेंट जो है बाइंडिंग होंगी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। अब इससे आपने क्या किया? आपने सर ये किया कि बट साहब, जो आप और मैं और हम सब, मेरे 2 भाई यहां और भी बैठे हुए हैं, जो हमारे बुजुर्ग 70-75 साल से मशक्कत कर रहे थे, जब आप 10-10 दिन 15-15 दिन तैयार करके केस जाके आर्ग्यू करते थे, महीनों आर्ग्यूमेंट्स करते थे, जजेस जो उसके ऊपर बैठ के सफे 100-100, 200-200, 300-300 सफे लिखते रहे हैं, जिन्होंने सारी एक अपनी जो जितने भी उनकी काबिलियत थी
वो निचोड़ के जजमेंट्स दिए 70-75 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स पे, ठीक, पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, आपने उन सबको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया ठीक। कि जी सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट अब एफसीसी पे बाइंडिंग ही नहीं होगी। तो भाई ये एफसीसी केस के फैसले वैक्यूम में करेगी? ये कहां से फैसले करेगी अगर इनको बाइंडिंग ही नहीं है? तो आप किस तरह से, ये क्या आप निजाम लाना चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी जजमेंट आ गई है माजी में जो एक वाइज जजमेंट है, जो एक वाइज वॉइस है, आप उसको दबाने के लिए आपने ये एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जिसके तहत जो भी दुनिया में जितने भी सिस्टम हैं जिनके अंदर हमारा ये कॉमन लॉ के आप सिस्टम देखेंगे, मुझे बताइए कि कहीं पे ऐसा हुआ हो, पर आपने इस तरह से आवाज दबाने के लिए हर मौके पे टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंटली थ्रू ट्रांसफर एंड सम अदर स्टेप्स, आपने मुकम्मल तौर पर ये यकीन कर लिया कि आपके खिलाफ कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज हिम्मत नहीं कर सकता ऑर्डर करने की, और करेगा तो आप उसको ट्रांसफर करेंगे, उनको इंसल्ट करेंगे, और वो जाहिर है गैरतमंद आदमी होगा तो छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं नुमान आपकी तरफ आऊंगा। हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर का मामला है, इस्लाह कीजिएगा, मेरी भी और नाज़रीन को भी गाइड कीजिएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कोई जज जो है वो कहता है जी नहीं, इंटरप्रिटेशन इस तरह से होगी, तो क्या उसका भी बंदोबस्त किया गया अमेंडमेंट के अंदर, या उसको पहले से देख के लगाना है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी इसी तनाजुर में पहले बात करते फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, पहले तो जो 26वीं अमेंडमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी कुछ आजादी बची थी उसको खत्म किया गया। जो आपने जुडिशियल कमीशन बनाया, उसकी कंपोजिशन इस्लाम ने जिक्र किया, उसके अंदर एग्जेक्टिव भी ज्यादा लोग थे, ठीक है। उसके बाद आपने जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात की, आपने टॉप 3 नाम दे दिए, उसमें से जज एक चूज किया जाने लगा जो कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद से राइज था, या कम से कम 1973 के आइन बनने के बाद राइज था, उसको भी आपने खत्म किया। सो उधर से ही आप पे आपकी अदलिया की आजादी पे कारी जरब लगना शुरू हो चुकी थी। आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोर्ट विद इन अ कोर्ट बनाया, ठीक है, और जब उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया तो आपने कहा कि अब इसी बेंच के सामने जिसकी वेरी बेसिस चैलेंज की गई है वो आप उसी के सामने लेके जाएं। इसी को आगे ले जाते हैं। जब 28वीं अमेंडमेंट है, देखिए मुझे एज ए लॉ स्टूडेंट और थोड़ा सा डायनामिकली सोचते हुए मुझे कोई इतराज नहीं होना था कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अदालत लगा, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करते हुए आपने एक जुडिशियल कमीशन जो कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद आया था, उसमें कम से कम जो जजेस थे उनकी अक्सरियत थी। पिछला जो एक निजाम हुआ करता था कि रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठ के पिक एंड चूज किया करते थे, वो बिल्कुल ही एक मादर पिदर आजाद मैं समझता हूं कि एक सिस्टम था, उसके ऊपर कम से कम कोई ना कोई कदगल लगाई गई थी। सो अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आपने बनाया है, उसके चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का भी कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता, कोई एक प्रॉपर कम से कम जुडिशियल कमीशन के थ्रू होके आता, जो जजेस आपने अपॉइंट किए उनका भी एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता, पिक एंड चूज ना होता, ठीक है। और जो दूसरी वायलेशन आपका जिक्र करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अदालत लगा देने से कोई आपकी अदलिया की आजादी मुतासिर होती है, लेकिन अदलिया की आजादी के जो प्रॉपर असूल है, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनकी रिमूवल, ये तीनों के तीनों जब तक निजाम अदलिया के अपने हाथों में नहीं होंगे तब तक आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिक्योर नहीं कर सकते। एक बात। दूसरा जो आपका सवाल था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सवाल देखें, उन्होंने पिक एंड चूज इस अंदाज से किया है कि किसी सूरत में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसका जज किसी सूरत में भी हुकूमत की मंशा और मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं करेगा। सो लिहाजा उन्होंने ऐसी गुंजाइश रखी नहीं। और अगर आपस की बात है, अब अमेंडमेंट तो इस तरह पास होती है जैसे मसला ही कोई नहीं है, और अगर कल उन्होंने देखा कि कोई इनमें से जज उसका कोई जमीर जाग जाए और वो कोई ऐसे फैसले करना शुरू कर दे जिससे हुकूमत मुतासिर हो या हुकूमत के फैसले मुतासिर हो, तो 2-4 दिन में नई अमेंडमेंट आ जाएगी। नई अमेंडमेंट लाने में क्या मसला है, और उसके अंदर कोई ट्रांसफर का मामला उस पर क्या देंगे, क्या मसला है? डॉक्टर साहब, इससे पहले मुझे सवाल करें, मैं 2-3 और एक्सप्लेनेशन एक डिफरेंट एंगल सामने रखना चाहूंगा। पहली बात ये कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट वाली रेलेवेंट क्लॉजेज हैं, वहां पर कोई एक्सेप्शन कार्व आउट नहीं है कि इस चीज से रिलेटेड अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। सो अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर वाकई कॉन्स्टिट्यूशन में होता तो उसको प्रिजर्व किया गया होता, अमेंडमेंट वाली शिक के अंदर ये रखा गया होता कि अमेंडमेंट इस हद तक हो सकेगी और इसके बियॉन्ड नहीं हो सकेगी। सो ये भी एक सवाल है मेरी तरफ से, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है भी या सिर्फ हमने अज्यूम किया? मुझसे सर जवाब दे दूं प्लीज, ठीक है। हमारे पे कम से कम बीइंग लॉयर्स, हमारे पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है वो बाइंडिंग है,
ये आपका आगाज होता है महमूद अचकजई केस से, पाकिस्तान लॉयर फोरम केस में 2-3 बीच में स्किप कर रहा हूं, और सबसे आखिर में रावलपिंडी बार एसोसिएशन जिसमें 21वीं अमेंडमेंट चैलेंज की गई। ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कि भारत से इसका आगाज हुआ था, इट इज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बट इट्स रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में भी ये रिकॉग्नाइज करते हुए कहा गया था कि इसके अंदर कोई बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन नहीं है। मिलिट्री कोर्ट वाला जो मामला है, एक छोटी सी बात कंप्लीट करूं, आर्टिकल 239 का जिक्र फरमा रहे हैं मेरे दोस्त। आर्टिकल 239 के अंदर बेशक जिक्र है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी कानून बना सकती है और कोई भी अमेंडमेंट चैलेंज नहीं होगी। जी। अब मेरे दोस्त इस चीज को भी एक्नॉलेज करेंगे कि जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो आप स्टैंड अलोन प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन नहीं करते। जितनी मैंने जजमेंट 3 का जिक्र किया, उसके अलावा और ढेर सारी हमारे आगे के अंदर मौजूद है। वो कहती है कि इन कॉन्टेक्स्ट जब आपने पढ़ना है, आर्टिकल 175 को जब आप पढ़ेंगे, वो कहता है अदलिया की आजादी सिक्योर करता है। ये भी आइन का हिस्सा है ना। 175 को जब 239 से मिला के पढ़ेंगे तो ये कहेगा कि आप अमेंडमेंट को नहीं चैलेंज कर सकते, हटा के वो अदलिया की आजादी करता है। बिल्कुल हमारी जजमेंट ठीक है, इधर आप मुतफिक ना हो, बादशाह मुतफिक ना हो, ये 189 की तहत जजमेंट बाइंडिंग है हमारे। बिल्कुल अगली बात कर रहा हूं। अच्छा, एक ये कि जी बेसिक स्ट्रक्चर को इस तरह भी पढ़ लें तो उन्होंने पिलर ऑफ द स्टेट माइनस तो नहीं कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिक सोचने का तरीका ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी स्क्योर होती है सर, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन 3 आर्टिकल 2A के अंदर पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, तीनों इंटैक्ट हैं। उन्होंने किसी एग्जेक्टिव को जजों के ऊपर हेड नहीं लगा दिया आके। दूसरा, जो अमेंडमेंट पास हुई है वो एग्जेक्टिव ने नहीं की, पार्लियामेंट ने की है। पार्लियामेंट में अवाम के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। सो अगर आप इसको थोड़ा सा न्यूट्रलिटी से देखें और ज्यादा इसको जो है ना वो ओवरलैप ना करवाएं, तो हर फंक्शन अपनी जगह काम कर रहा है ना। लेकिन फैसल एक छोटी सी बात है, मलिक साहब का टाइम है, मलिक साहब की बात पे थोड़ा सा एक सेकंड। इन्होंने ये कहा कि जी जजमेंट बाइंडिंग नहीं रही, परसुएसिव तो रह गई। बिल्कुल है, तो वो अपनी जगह पे रहेंगी। अच्छा, और जो जजमेंट बाइंडिंग है बट साहब, हम डे इन डे आउट पेश होते हैं। यहाँ पर ऑनरेबल सिविल कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट की जजमेंटें नहीं मानती, उन पे भी बाइंडिंग है। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें नहीं मानती है। कहते हैं कि हम रोज पेश कहते हैं कि हमने डिस्टिंग्विश कर दी, हमने डिस्टिंग्विश कर दी। सो बेसिकली जो है ना, हम तो चूंकि फील्ड का हिस्सा है, हमें तो पता है कितनी एक कमेंट, ठीक है, एक कमेंटिंग का मतलब होता है यू माइनिंग, मतलब बिल्कुल अदरवाइज नॉट बाइंडिंग। दोस्त ने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये मैं सवाल अवाम के लिए छोड़ता हूं। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि एग्जेक्टिव कोई फैसले नहीं कर रहे, ये भी मैं अवाम के लिए छोड़ता हूं। अब देखिए, ये मेरे दोस्त ने बेशक बातें कर दी है, लेकिन मैं नहीं समझता इनका कोई हकीकत से ताल्लुक है। आखिरी बात में कर दूं, अगर आप बार बार जो है इस बात पे आ रहे हैं कि जी जजेस जुडिशियल कमीशन से माइनस हो गए और एग्जेक्टिव आ गई, तो जो हम बाकी आइन के लिए बाकी कवानीन के लिए लेते हैं कि जो मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने तो कभी 175A इन्विजिज ही नहीं किया था। सो ये भी तो अमेंडमेंट ही थी ना। तो क्या इन्होंने बेसिकली द ओरिजिनल थॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के ऊपर शबखून नहीं मारा जुडिशियल कमीशन बना के? उन्होंने तो पूरी पावर ही पार्लियामेंट को दी थी या एग्जेक्टिव को दी थी। आजादी मुतासिर नहीं होती फॉर द रीजन कि जो पावर टू अपॉइंट उनके पास गई है एग्जेक्टिव के पास, पावर टू रिमूव तो उनके पास नहीं गई। लेकिन अगर पावर रिमूव भी चली जाती तो भी मैं आपकी बात मान लिया। ये देखिए, ये तो आपकी तरफ से एक एडमिशन आ गया, गला खराब है। अपॉइंटमेंट की अगर पावर अवेलेबल है तो आप अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे, अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे तो लामाला आपके हाथ में फैसले करेंगे। कारी जरब अदलिया की आजादी पे क्या हो सकता है? और एंगल से देख लें, जब जजेस अपनी मर्जी के जजेस लगा रहे थे, बस हमने ये देखा, तो फिर अगर एक यो क्लास के ऊपर जजेस आ रहे हैं तो सारे नीचे भी सारे फॉरेन ग्रेजुएट आ रहे हैं। अगर एक सादा चीफ जस्टिस आ रहा है तो नीचे भी सादे जाए। सो मेरा ख्याल है हर चीज में एक्सट्रीम ने ना हमें तंगी किया है। 175A ने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में को बहुत ज्यादा फायदा नहीं किया। जिन जस्टिस कियानी की ये बात कर रहे हैं और जिन आइकॉनिक जजेस की बात कर रहे हैं वो पुराने निजाम के तहत आए हुए थे। मेरी एक सवाल है, ट्रांसफर जो है वो एक जज को आप उठा के लाहौर हाईकोर्ट से 10 लोगों के नाम किए, एक बेचारा रिजाइन कर गया, चलो एलिगेशन उसके ऊपर है कि जी वो जो भी उनका मामला, बाकी 9 जजेस जो है वो ऑनरेबली काम कर सकेंगे, उनके ऊपर तलवार नहीं लटक रही, तो ये अदलिया की आजादी के ऊपर शबून नहीं है। फैसला आपसे मैं अच्छा इस फिर एक जिसपे ऑब्वियसली मेरे दोनों दोस्तों ने बहुत ज्यादा शोर मचाना है। बट द पॉइंट इज कि उनको युगांडा का जज तो नहीं लगा रहे हाईकोर्ट का, वो पाकिस्तान के अंदर ही रख रहे हैं ना।
भाई आप कोयटा जाके काम करने में क्या प्रॉब्लम है? आपने अवाम की खिदमत करनी है, अवाम के लिए फैसले करने हैं। आपको सिंध में जाके काम करने में क्या प्रॉब्लम है और उनको इधर आके काम करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हर जगह पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, फौज में हो सकती है, सीएसपी ऑफिसर्स की हो सकती है, प्रोविंसेस से बाहर हो सकती है, ठीक है। ओरिजिनली ये था कि अपने अपने हाईकोर्ट में काम करेंगे, तो क्या क़यामत आ गई? वो रह तो हाईकोर्ट का जज ही रहा है ना। इशू तो ये था कि उसकी डिमोशन हो जाती, वो बलूचिस्तान जाके सिविल कोर्ट का जज बन जाता। सो मेरा ख्याल है इसमें इतना बड़ा मसला है नहीं जितना जो है ना वो इन्विजिज किया जा रहा है। इन्विजिज किया जा रहा है। मलक साहब आपकी तरफ आ गया पॉइंट, इतना बड़ा मसला है नहीं। दुनिया के सारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होती है। आर्मी कहाँ पे जाके फौजी हमारे जो है वो ड्यूटी करते हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें तो फिर जजेस भी जाहिर है उन्हें भी एक मुल्क के लिए जाना चाहिए। एक सूबे से दूसरे सूबे में क्या इसके अंदर मसला है? देखिए असल में ये जो सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ट्राइकोटमी ऑफ पावर की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो हमेशा चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है पूरी दुनिया में, आप जहां पे भी जिस जुरिस्प्रूडेंस में भी जाकर देखेंगे, चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा तमाम इदारों का। अच्छा, ओवरलैपिंग हर जगह पाई जाती है। आपने देखा पिछले दिनों हमने यूनाइटेड स्टेट्स की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर देखा, जो बल्कि जजेस खुद ये सवाल उठा रहे थे कि हम कैसे ये कर सकते हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने जजमेंट दी। और वहां पर भी वो उन्होंने कहा ये तो जुडिशरी ने इंटरवीन कर दिया है विद इन दिस स्फीयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो ये बहस तो सारी दुनिया में जारी रहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर ये बहस हो रही हो कि जी एग्जीक्यूटिव जो है वो थोड़ा बहुत कहीं पे उधर आके इंटरफियर कर लिया, और उन्होंने ये हर जगह चलता है। लेकिन अब जब आप इंडिपेंडेंस की बात करेंगे ऑफ जुडिशरी की, तो उसमें फिर ये डॉक्टर साहब जो आपने कहा कि मसला क्या है, तो मसला सर ये है कि जो चेक एंड बैलेंस था वो आपने खत्म कर दिया। आपने बुनियादी तौर पर जो जुडिशरी का इदारा था उसको मुकम्मल तौर पर ओवरऑल कर लिया है एग्जीक्यूटिव ने, और उनके अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं रह गया। अब आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आजकल ओपन रिमार्क्स दे रहे हैं कोर्ट्स में कि हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं बचा, अब आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये एक जो उनके अंदर फीलिंग गई है वो भी देखिए, और दूसरा फिर ये देखिए आपने इस काम से कितना डिवाइड कर दिया जुडिशरी को। अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट को आपने डिवाइड कर दिया, हाई कोर्ट्स को आपने डिवाइड कर दिया। वो जो जजेस हैं आज वो पिटीशंस लिए हुए सुप्रीम कोर्ट में फिर रहे हैं, और वो उनकी पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये आपने पूरे निजाम को आपने बुनियादी तौर पर आपका टारगेट थे दो लोग, एक लॉयर्स और दूसरी जुडिशरी। आपने इन दोनों को अंडरमाइन करने के लिए जो भी करना पड़ा आपने किया, चूंकि आप ये समझते थे कि सबसे पहले लॉयर्स को थोड़ा इनको डिफेम किया जाए। इनको चूंकि ये पहले भी ये निकले थे और इन्होंने एक काम कर दिया जो पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख में लॉयर्स ने नहीं किया था। आपने पहले इनको किया अटैक, फिर आपने अब जुडिशरी को अटैक किया, पहले हाई कोर्ट्स में अटैक किया, अब सुप्रीम कोर्ट में अटैक किया, अब आपने सुप्रीम कोर्ट ही एबॉलिश कर दी। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो सारा सिस्टम है जिसमें ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये असल में जुडिशरी को डिवाइड करना, पहले वो हो गई डिवाइड। आपने देखा कि हर जगह पे डिवाइड हो गई, अब इसको मुकम्मल तौर पर इसको इररेलेवेंट कर अच्छा, मुझे थोड़ा सा आम शख्स का एक सवाल, वो कहते हैं जी मुझे स्ट्रॉन्ग जुडिशरी नहीं चाहिए, मेरा फैसला नहीं होता, मैं बैठा रहता हूँ 20-20 साल। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे फैसले ने भी कहा, और ये रियलिटी भी है कि सजाए मौत एग्जीक्यूट हो गई, अब बाद में जाके उसकी एजुडिकेशन हो रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो बाकी है, अगर आप कह रहे हैं वो करे फैसले, अवाम के सिविल मुकदमात पड़े हैं, दूसरे जो है वो रेंट के मुकदमात पड़े हैं, क्रिमिनल मुकदमात पड़े हैं, वो अवाम का भी तो सोचते हैं कुछ, और बेबहा पड़े हैं। देखिए ये आपकी बिल्कुल डॉक्टर बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, पेंडेंसी वहां पे है। आपने जो पहले ये 1 साल चलाया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के, मुझे बताइए कि कौन सा केस डिसाइड हुआ है, बताएं कौन सी पेंडेंसी कम हुई है? बड़े ही हैं केसेस वहां पे, और वही आप दोबारा वो कर रहे हैं। इसमें क्या फर्क है? जब कॉन्स्टिट्यूशन तमाम मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाने थे, तो जो आपने परफॉर्म किया, बताइए क्या परफॉर्मेंस है उसकी, जिसकी बुनियाद पे अब आप ये कहते हैं कि क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है, केसेस कम हो गए हैं, लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, लिहाजा हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने लगे। क्या ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? तो आप अगर ये देखें, ये सिर्फ एक डायलॉग है, ये एक नारा है कि हमने लोगों के लिए कर रहे हैं। लोगों के लिए आप बिल्कुल नहीं कर रहे, लोगों के लिए। अभी आप ये देखिए व्हाट्सएप में आपके कर सकता हूं, अभी आपने कंफ्यूजन फैला दी है। एक मैटर है, फर्ज कीजिए रेंट मैटर है या फैमिली, ये दो ही मैटर है जिनके ऊपर आपने ये कहा कि ये तो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माशाल्लाह वो रेंट ट्रिब्यूनल बन गया सुप्रीम कोर्ट, और फैमिली ट्रिब्यूनल बन गया सुप्रीम कोर्ट आपके अमेंडमेंट के बाद। वो केस भी फर्ज कीजिए एक फैमिली मैटर है या रेंट मैटर है, क्या उसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट राइज नहीं हो सकता? जी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन राइज। तो क्या फिर वो उधर चला जाएगा, उस कोर्ट में चला जाएगा? जो कि कितनी कंफ्यूजन आपने फैला दी है। ना आपने कोई उसको
क्लियर किया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे हाईकोर्ट लेवल पे या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है एफसीसी, वहां पे कौन से मैटर्स जाएंगे, कैसे डिसाइड होंगे। हाईकोर्ट अगर आपकी ये वाली बात मान ली जाए जो आपने लिखी है, तो शायद ये 90% केसेस उधर चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे। ये बाकी हाईकोर्ट वहां पे क्या करेगी? ये बाकी जो आया है अब उनको आपने अपीलेट कोर्ट बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्कुल असल काम था, आपने बिल्कुल आप लोगों के मसाइल हल नहीं करना चाहते। आप इस जुडिशरी को डिवाइड करके आप इनको अबॉलिश करना चाहते हैं, इस इंस्टीट्यूशन को ही, और इसके जरिए आप लॉयर्स, चूंकि इन्होंने आपको टफ टाइम दिया था, आज आप चाहते हैं कि लॉयर्स भी इररेलेवेंट हो जाए और आपको पूछने वाला कोई ना हो और आपकी यहाँ भी शहनशाही और बादशाही हो। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब भी कोई नया अमेंडमेंट या लॉ आते हैं, कंफ्यूजन आती है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस आया 2000 में, 5 साल उसके ट्रिब्यूनल्स ही ना बने। 2005-6 में ट्रिब्यूनल्स बने, इन्होंने बगैर देखे सारे इंश्योरेंस केसेस वहां पे ट्रांसफर कर दिए। 2013 में एक जजमेंट आई और उन्होंने कहा हो 1938 वाले लॉ के तहत जो केसेस सिविल कोर्ट में चल रहे थे वो गलत ट्रांसफर हो गए थे, अब उनको वापस सिविल कोर्ट भेज दें। सो ये कोई कंफ्यूजन आ जाना कोई नई बात नहीं है। बैंकिंग लॉज आए तब भी कंफ्यूजन आई, नया रेंट लॉ आया तब भी कंफ्यूजन आई। कंफ्यूजन आती है, कंफ्यूजन दूर हो जाती है। राई का पहाड़ ना बनाए प्लीज, मेरा ये कहना होगा इसके ऊपर। एक पॉइंट सवाल करिए कि अगर आप एक और एंगल से इस अमेंडमेंट को देखें, हम हैवीली जुडिशरी वाली साइड पे ही देख रहे हैं। एक और चीज जो चीफ ऑफ डिफेंस वाली बीच में आई है जी, उसको सारी दुनिया अप्रिशिएट करती है। वो तो इंटरनल मामला था मेरा उसमें खैर टेक ये है कि पहले ज्वाइंट चीफ का जो ओहदा था वो तीनों फोर्सेस में रोटेट होता था। सो इस अमेंडमेंट में ठीक है, फील्ड मार्शल की हद तक ये कर देते कि जी फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी से आएगा, और उसके बाद शायद इनको देखना चाहिए था कि ये रोटेशन पे जाता, तो ये शायद ये ज्यादा बेहतर एक अमेंडमेंट कंसिडर होती सिर्फ उस आर्टिकल की हद तक। ठीक, बिल्कुल सही। मैं नुमान आपकी तरफ आऊंगा। सो मोटो की पार भी, वैसे तो सारी पार चली गई है, सो मोटो की पार जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास होगी, वो उसको अब एग्जीक्यूटिव से अप्रूवल लेगा, तो फिर इतनी देर में तो सो मोटो गुजर जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल आपने बात वजह फरमाई है। एक तो जो हमारा आइकॉनिक 184.3 हम कहा करते थे, वो माशाल्लाह सफाए हस्ती से मिट चुका है, उसको डिलीट कर दिया गया है। लेकिन उसका अल्टरनेट 200 सम सेक्शन है जो दिया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वही अब पावर इस्तेमाल करेगा। देखिए, सो मोटो, बल्कि मैं इस गुफ्तगू को एक जरा इसके मुख्तलिफ पहलू भी आपके सामने रखना चाहूंगा। सारे मामलात खराब कहां से होते हैं, जो हम हाल ही में हमने देखा जब जस्टिस सिद्धार्थ चौधरी साहब 2005 में जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, मुशर्रफ साहब उस वक्त हुक्मरानी कर रहे थे, और उस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन के मामलात थे, स्टील मिल के, दूसरे रिकोडिक वाले सारे मामलात, उसमें बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त अपनी जो उनकी डोमेन थी उसको क्रॉस किया। एग्जेक्टिव के कुछ, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का एक तस्वर मौजूद है, उसके मुताबिक होना चाहिए, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का एक खास एक परव्यू और एक एम्बिट है, उससे बाहर निकलते हुए आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो वो उसके बाद एक लॉयर्स मूवमेंट का वकीलों ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। 2012-13 तक जस्टिस सिद्धार्थ चौधरी रहे, और बल्कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे पावरफुल चीफ जस्टिस रहे हैं, जो कि मैं सर आगे जो बात मैं करने जा रहा हूं, जस्टिस साकिब निसार साहब तशरीफ लाते हैं। अच्छा, उसके बाद जस्टिस सदर जलानी साहब आते हैं, वो बिल्कुल जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं। साकिब निसार साहब तशरीफ लाते हैं, वो फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, ओवर एक्टिविज्म का मुजाहरा कर देते हैं। उसके बाद उमरताब बंदयाल साहब आते हैं, वो फिर जुडिशियल रिस्ट्रेंट की तरफ चले जाते हैं। तो मैं ये जो सारी अमेंडमेंट है ना, ये एक इंतहा थी जिसमें अदलिया ने एग्जेक्टिव की पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, विच वाज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसकी दूसरी इंतहा हम देख रहे हैं कि अब एग्जेक्टिव, इसने सारी कुंजियां और चाबियां जो अदलिया की अपने पास। लेकिन कितना टाइम दिया आपने पहली इंतखा को, इसको भी इतना टाइम मिलना चाहिए। देखिए, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि यही तो एक रिफॉर्म का प्रोसेस है, लेकिन असल में जो पॉइंट ये है, रिफॉर्म ये वो रिफॉर्म नहीं है कि आप इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट करके 13 साल बाद चीजें रिवर्स कर रहे हो। ये इतनी भी हम गुंजाइश नहीं दे सकते कि वो जो बेचारे लोग जिनके करोड़ों फंसे हुए हैं, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हद तक उसको एक्सपेरिमेंट करते हुए नया लॉ कंफ्यूज करते हुए 13 साल लोगों के अरबों के रुपए हम गुवा के रख दे। ये मकसद बिल्कुल अमेंडमेंट का नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, एक मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं शायद उससे मुतफिक ना हूं, लेकिन अपने दोस्तों में बैठते हैं जो कि वकील नहीं है, वो ही अक्सर बात करते हैं, लिटिगेंट्स भी, और हम वकील भी शायद इसकी गवाही देंगे। हुआ ये था, मुझे ये ना चाहते हुए लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस फिरौन बन चुके थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के मामलात, हुकूमत के मामलात हैं, दूसरे मामलात हैं, आम अवाम का, आम लिटिगेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं।
किसी भी जगह आप पिटिशन फाइल करते थे, एक वकील की दो बेचारे को, एक तो अपनी इज्जत बचानी होती है उसमें, और दूसरी के जो एक लेजिटिमेट वो एक क्लेम लेके आया हुआ है उसको भी क्रॉस करना। आप इस चीज पे फैसला करते थे, रात को पता लग जाता था कि आपका केस एडमिट होना है कि नहीं होना, उसमें स्टे मिलना कि नहीं मिलना, डिपेंडिंग अपॉन किस जज साहब के पास वो केस लगा। अब अगर ये क्राइटेरिया रखें कि रिलीफ मिलेगा तो जज नहीं सर, नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर अच्छा मैं आपको सिंपल मैं ये नहीं कह रहा, से नवाजेंगे, ये बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है। पॉइंट है कि कुछ जजेस हम सब जानते हैं, उस सेंस में तो फिर आप अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सर, you have to रेगुलेट, मैं कह रहा हूं, मैं देखिए मैं दूसरा पहलू दे रहा हूं, मैंने नहीं कहा कि मैं खुद भी हो सकता सपोर्ट कर रहा हूं, जी मैं एक दूसरा पहलू दे रहा हूं कि वो जो फिरौलियत आ चुकी हुई थी, शायद उस फिरौलियत का नतीजा, वो कहते हैं जो कुछ आपने खुद किया होता है वो आपके सामने आ जाता जी। है, तो शायद यही जो है उनके सामने अपनी चीजें आ रही है। मैं पॉइंट चोइस साहब की तरफ लेके, चोइस साहब क्या इक्विलिब्रियम है, क्या बैलेंस है? हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग जुडिशरी आपके मामला रोक देती है, वीक कर दे, आप कहते हैं हमने उन्हें जो है वो जुडिशरी के ऊपर अटैक कर दिया। वेयर इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ बैलेंस, कहां पे होगा? बिल्कुल यही बात है। देखिए आप सिस्टम को चलने दें, जिस तरह मेरे भाई नोमान ने कहा कि एक चीफ जस्टिस आए, उन्होंने ओवर जुडिशियल एक्टिविज्म किया और गवर्नमेंट के काम ही होने रुक गए। फिर एक चीफ जस्टिस आते हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं करते। सो हर इदारे को अपनी हदूद में काम करना चाहिए, इनमें ये इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए ये देखने की कि इनके पर्सनल एजेंडाज ना हो और सारे इदारे मुल्क के लिए काम करें। तो नहीं चल सकते ना, आपको एक निजाम ही देना पड़ेगा ना, तरमीम देनी पड़ेगी, आइन को बेहतर करना। एक जैसा बच्चे हैं अपने मुताबिक, वो कहते हैं मैं ठीक काम कर रहा हूँ, दूसरे कहते हैं आप गलत कर रहे हैं, तो वेयर इज द सिस्टम? क्यों मेरी ईमानदारी पे डिपेंड किया जाए, मुझे सजा मिले मैं गलत करता हूँ? बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। जो जजेस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये देखा जाए कि उनके फैसलों से फायदे हो रहे हैं कि नुकसान हो रहे हैं। सो ये बिल्कुल, ये निजाम आएगा तो निजाम ठीक चलेगा। ये एक अलमिया है कि हमारी इतनी लंबी तारीख के अंदर अभी तक हम तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ले आए हैं, कवानीन को आगे पीछे करते रहते हैं, और हम शायद वो इक्विलिब्रियम जो आप जिसकी बात करें वो आने ही नहीं देते। इससे पहले कि वो मैच्योरिटी आके इक्विलिब्रियम आए, उससे पहले कानून बदल जाता है। जी मैं मलिक साहब क्योंकि सीनियर है, इनसे राय लेनी पड़ेगी। मलिक साहब अब एक बैलेंस तलाश कर रहे हैं, आम जो शहरी है, आम जो लिटिगेंट है, वो कहते हैं आपकी कानूनी मुश्काफियां, आप अपनी बहस समझ नहीं आती, आप वकील लोग बैठ के क्या बात समझ, कोई अच्छी बात कर रहे होंगे, बट मेरा मुकदमा जो मेरी प्लॉट का है, मेरे घर का है, या मेरी जमानत है, वो तो वहीं पे पड़े हैं। तो उसको हम किस तरह से करें कि ये बेहतर हो सके? पहला निजाम भी हम मान चुके हैं कि वो डिलीवर नहीं कर रहा था, इसको भी हम कहते हैं चले बात से बदतर हो गया। वेयर इज द एग्जैक्ट पॉइंट, क्या है आपके ज़हन? देखिए इससे पहले कि ये तो मेरा ख्याल कंक्लूडिंग सवाल ही मुझे लग रहा है आपका आ गया, जिसमें आप लाइफ टाइम इम्यूनिटी से भी मुझे प्रॉब्लम है जी कि ये आपने जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी टू द प्रेसिडेंट एंड दी थ्री अदर हेड्स ऑफ द सर्विसेज परहैप्स, या मोस्ट टॉप रैंक्स ऑफ द सर्विसेज, मुझे ये भी मसला है कि आपने देखिए दुनिया में इम्यूनिटीज अव्वल तो होनी नहीं चाहिए जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, लेकिन चलिए आप ये कहते हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो अगर जिस वक्त परफॉर्म कर रहा होता है एज हेड ऑफ द स्टेट, उस वक्त उसको कोई हिंड्रेंस, कोई ऑब्स्टिकल ना आए तो आप उसको दे देते हैं इम्यूनिटी। चलिए जब वो वहां से उसका टेन्योर खत्म हो, ही मस्ट बी आंसरेबल एज ए नॉर्मल सिटीजन, एज ए ऑर्डिनरी सिटीजन। अब आपने ये क्या किया कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी। ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी जो है ये दिस इज कांट सर्वाइव, इसके बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल भी किसी तरह भी जस्टिफाइबल नहीं है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, हर तरह से जिस तरह भी देखें इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अब जो आपने कहा कि लोगों के, देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे कि ये आप जब हर कुछ अरसे के बाद एक नया एक्सपीरियंस करेंगे, नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, इससे किस तरह से आप ये कहते हैं कि लोगों का रिलीफ बेहतर हो जाएगा? जो लोगों का रिलीफ है ये इसका टिकल डाउन इफेक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट होता है टू द मैजिस्ट्रियल कोर्ट होता है। ये आप नहीं कह सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो आम आदमी का भी, या जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट में तय होता है, जो वहां पे जजमेंट इन रेम है, वो आप समझते हैं वहां जब प्रिंसिपल ऑफ लॉ वहां पे सेटल होता है तो वो उसके असरात नीचे हजारों केसेस पे जाते हैं और वो केसेस डिसाइड उस बुनियाद पर होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी का केस वो सिविल कोर्ट जाता है। ठीक, अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने की कोशिश की, आप ये देखिए कि ये जो आप जिन जुरिस्डिक्शन से इसको कंपेयर करते हैं वहां पे ये इस तरह हमारा कॉमन लॉ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो देखिए एक सिविल कोर्ट है, एक मैजिस्ट्रियल कोर्ट है, ये यहाँ पे जरूर नीचे आप ये कह सकते हैं कि दो सिस्टम है, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। उसके बाद तो उसकी अपील भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाती है, उसकी नेक्स्ट अपील हाई कोर्ट के पास आती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आती है।
तो इस सिस्टम में रहते हुए आपका मकसद सिर्फ ये है कि आप एक हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने जी। चंद जजेस के, सुप्रीम कोर्ट आपने एफसीसी एक बना दी चंद जजेस की, जी। और वो कंट्रोलेबल हो। आपका सिर्फ मकसद ये है कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हो वो कंट्रोलेबल हो, जो आप चाहें वो फैसला हो, आपके खिलाफ फैसला ना हो। तो मुझे ये बताइए, आम आदमी की जब आप बात करते हैं तो आम आदमी का तो मसला यही है कि ये एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले हों, उनके हक में फैसले हों। फैसले हों, लोगों ने किसके खिलाफ जाना है अदालतों में? ये इन इदारों के खिलाफ, इस गवर्नमेंट के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। तो अगर ये एग्जीक्यूटिव के ही नुमाइंदे वहां बैठे होंगे तो किस तरह ये लोगों का मफाद जो है वो होगा? लोगों के खिलाफ हो रहा है ये सारा कुछ, ये लोगों के हकूक दबाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए, और उनको इसी तरह से सब सर्वियत रखने के लिए जिस तरह रखा हुआ है, इसके लिए सारी कानून साजी हो रही है। इसका लोगों के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको दबाने के लिए। दबाने के लिए मैं नुमान आपकी तरफ आऊंगा। 4 ऑनरेबल जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने 27वीं तरमीम को चैलेंज करने के लिए ख्वाहिश जाहिर की और पिटीशन भी फाइल की। अब इतराज ये है कि वो कहते हैं जी जनाब आप सीट पर बैठे हुए किस तरह से सियासत कर सकते हैं? ये सियासत है या वाकई ऑनरेबल जजेस का भी राइट है कि इसको चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और सबसे बढ़ के जब उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस का लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं जजेस के लिए, वैसे आप रहा तो सर्विस ही गई है, तो वो मुतासिर होती है उससे। उनको अगर ट्रांसफर किया जाता है, जब उन्होंने जब ये जुडिशरी ज्वाइन की थी तो उस वक्त आर्टिकल 201 ये कहा करता था कि कंसेंट के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक। सो दिस वाज वन ऑफ द कंडीशंस ऑन व्हिच दे जॉइंड द जुडिशरी। और अगर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ देयर अपॉइंटमेंट और उनके टेन्योर के दरमियान में इस टर्म्स एंड कंडीशन को बदला जाता है तो वो बिल्कुल एग्रीव्ड है। एग्रीव्ड है। और अगर दूसरा सवाल ये हो सकता है कि वो ये देखते हैं कि जिस आइन को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उन्होंने इसका ओथ लिया था ये वो आइन नहीं है, ठीक, ये आइन बदल दिया गया है, तो वो एग्रीव्ड है। ठीक है। सो हर लिहाज से अब जो बाइंडिंग प्रेसिडेंस का मलिक साहब ने जिक्र किया, ठीक है, वो बाइंडिंग प्रेसिडेंस उस तरह नहीं रहेंगी, अल्टीमेटली वो उन जजेस के पास भी आएंगी, तो नुमान उन लोगों ने उसके तहत जजमेंट्स लिखी होंगी। तो Yes? ये वो अपना काम जो कर रहे हैं उसके अंदर अगर वो इस तरह से चैलेंज करेंगे तो अनार्की की तरफ जाएंगे। देखिए, अगर हर बंदा ये कहे जी मैं ऑर्डर नहीं मानता, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, मेरा अफेक्ट कर रहा है, अदालतों का यही तो तस्वुर है। जी। अब एक आम एम्प्लॉय या सर्विस मैटर्स में कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिसर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बदली जाती है तो वो अदालत में जाता है। ठीक, यही तरीका कार चले एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर देखिए, और दूसरा है कि बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सबसे बढ़ के जुडिशरी के एक नुमाइंदे होने के नाते उनको अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से लगता है कि वो मुतासिर होती है अमेंडमेंट के थ्रू, तो दे आर द ग्रीव पर्सन। मैं दूसरी बात कहता हूं, ये बिल्कुल एक सिंबॉलिक जेस्चर था, उनके भी इल्म में था कि हम 184(3) के तहत जा रहे हैं, जो कि 184(3) इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक, ठीक है, उनका बिल्कुल तासुर ठीक है कि अगर एक ऐसी बॉडी को हम चैलेंज कर रहे हैं जो कि एक ऐसी अमेंडमेंट को चैलेंज कर रहे हैं जो कि एफसीसी को बनाती है, तो हम एफसीसी में पिटीशन फाइल करेंगे तो लामहला वो जजेस अपनी क्रिएशन के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल जो ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस लिहाज से ये बिल्कुल एक सिंबॉलिक था। Symbolic ये था। उसी तरह ही था जिस तरह उन्होंने खतो किताबत की थी, उनको उस वक्त मेल में था कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी फाइजल साहब उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनका मकसद था कि कम से कम अपना जो प्रोटेस्ट है वो नोट करें, वो नोट करें। इसी तरह ये जो उन्होंने पिटीशन फाइल की है इसके पीछे भी मकसद सिर्फ ये है कि अपना जो प्रोटेस्ट है दुनिया को दिखाएं। फैसल मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या उन्हें छोड़कर सीट, क्योंकि दूसरा धड़ा ये कहता है कि जनाब छोड़ें आप जजी को और आए मैदान के अंदर, आए सड़कों के ऊपर सियासत करें, तो आप बैठकर क्यों ये इस तरह से पिटीशन फाइल करें? या आप समझते हैं कि उनका भी राइट है बीइंग एज ए सिटीजन? देखिए, बीइंग अ सिटीजन तो उनका राइट इंटैक्ट है। ठीक, जुडिशरी में जाने से या तो कहीं पे लिखा होता कि वंस यू आर अपॉइंटेड एज अ जज तो आपके ये फलाने फलाने फंडामेंटल राइट्स आर नो मोर अवेलेबल टू यू। ठीक, सो अगर हम बिल्कुल कानून की बात करें, जिस तरह नुमान ने बात की, जिस तरह मलिक साहब ने बात की, सो बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री उनका ये राइट इंटैक्ट है, सो दे हैव एवरी राइट। हाँ, ये अब अगला सवाल है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, अगर लॉ जजेस बीइंग नोइंग द लॉ भी रॉन्ग फोरम पे जा रहे हैं तो उन्हें राइट फोरम पे जाना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा कि भाई अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट ने की है, पार्लियामेंट जो है वो इलेक्टेड लोगों की है। अगर इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना था तो उस वक्त इसमें अमेंडमेंट वाली प्रोविजंस ही निकाल देते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो ही नहीं सकता, ये वंस एंड फॉर ऑल आ गया है। ठीक है, सो आई बिलीव के मसला सिर्फ बोनाफाइडे और मेलाफाइडे का है। ठीक, ठीक। और एक और बात, फेडरल शरीयत कोर्ट बनी,
हाई कोर्ट के अंदर ही एक और चीफ जस्टिस बने, इक्वलेंट टू द हाई कोर्ट बनी, उस वक्त कोई शोर नहीं मचा। नहीं, उस टाइम भी मचा तो था थोड़ा सा। बस वो फिर सेटल हो गया। सो इसका मतलब है अगर मचा था, मेरे नॉलेज में नहीं है और सेटल हो गया, तो इसका मतलब है फिर ये भी सेटल हो 12-13 जाएगा। साल तक छोरोस ऑर्डिनेंस की तरह ये भी सेटल हो गया। मलिक साहब, मैं आखिरी तो चंद मुझे सेकंड मिले हैं। अब मसला ये है कि आप इसके बाद जो है वो शुनीद ये है कि 28वीं पे भी आ जाएगी, तो हम कहाँ पे क्रिटिसाइज करें? हम तो ठहर नहीं रहे। अगली बात आ जाती है 26वें के प्रिंसिपल उठा के 27वें की आप ग्राउंड लेंगे, 28वें में उसको जो है वो कवर कर लिया जाएगा। किस तरह से लड़ेंगे आप? देखिए, बार एसोसिएशन जो है, मैं जब कहता हूं मेरा मुराद है बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन पिछले 75 साल से लड़ रही है। हर दफा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पे जद पड़ी है, सिर्फ वकील खड़ा हुआ है, कोई शख्स नहीं, या डॉक्टर खड़ा हुआ, ना इंजीनियर खड़ा हुआ, ना पॉलिटिशियन खड़ा हुआ। ये तो हमेशा मुल्क से भाग जाते हैं, तो ये हमेशा वकील ही खड़ा रहा है, अब भी खड़ा रहेगा जितनी भी अमेंडमेंट्स आएंगी। हाँ, ये एक बड़ी तल्ख हकीकत ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में चली जाती है, उसका मौकफ गवर्नमेंट के साथ हो जाता है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाता है, अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, और जो ऑपोजिशन में आ जाते हैं वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। जब हमारी लॉयर्स मूवमेंट थी, पीएमएलएन ऑपोजिशन में थी, ये हमारे साथ आगे खड़े हो जाते थे। आज पीटीआई ऑपोजिशन में, ये हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। ये दोनों जब पावर में आए तो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। तो हम तो बट साहब बहुत क्लियर है, हमें बिल्कुल हमने खड़े रहना है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब भी जरूरत पड़ेगी बार एसोसिएशन से जरूर खड़े रहना है, क्योंकि हमारी 75 साल की तारीख है। इस बार थोड़ा डिफरेंट ये है कि वो कुछ लोग जो हैं, जो कि हमेशा इंडिविजुअल्स जाके उनके साथ मिला करते थे, इस बार कुछ लोग जो कि सो कॉल्ड ग्रुप्स के हेड्स थे, वो उनके साथ जाके मिल गए हैं, उनके स्टूजेस बन गए हैं। ये एक नया चैलेंज है, जिसकी वजह से हमें इतनी देर लगी लोगों को मोबिलाइज करने में। लेकिन अब आपने देखा है तो पूरे पाकिस्तान में रैलीज शुरू हो गई है, पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल नाउमीद नहीं हूं, ये 28 छोड़ के 38 भी कर लें, ये सब रिवर्स हो। सब रिवर्स। नाज़रीन, कुछ भी हो, स्ट्रगल का पहलू नहीं छोड़ना चाहिए। आर्गुमेंट दोनों साइड पे मौजूद है, लेकिन वक्त इस चीज का तायुन करे कि कौन हिस्ट्री की सही साइड पे था। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।